हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर रिव्यू करेंगे एक आईपीओ जो कि ओपन हो चुका है। 12 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी लिमिटेड का आईपीओ। और ये आईपीओ इसीलिए चर्चा के अंदर ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है और शेयर होल्डर कोटा को लेकर काफ़ी लोग पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं। और शेयर होल्डर कोटा के अंदर फायदा भी ये होता है कि आप 2 बार एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। एक बार तो पर्टिकुलर शेयर होल्डर कोटा के अंदर और दूसरी बार आप चाहें तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें या चाहे तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें, वो आपकी मर्जी है। तो 2 बार चांस मिलता है तो क्या है कि थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब अट्रैक्शन तो है पर ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, इसके अंदर फायदा होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जीएमपी और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत डिस्टिंगेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है और अपने जो भी कंपीटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें लिस्टिंग इसके हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर आपके, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना, ये चीज आप दिमाग में रख के चलिएगा। और जीएमपी वगैरह के बारे में जो डिस्कशन करते हैं सिर्फ एक अंदाजा है, रेफरेंस के लिए जान रहे हैं, बाकी इसके भरोसे आपको नहीं रहना ही, इसके भरोसे आपको डिसीजन बनाना है। सारी चीजें क्लियर है। तो सबसे पहली चीज है जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि लगभग बता रहा है 10% के आसपास। शुरुआत के अंदर 1-2% के आसपास ही था, अभी आज इसकी डिमांड लेटेस्ट आ रही है 10% के आसपास। जीएमपी मैंने आपको बताया फिक्स पैरामीटर नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है, भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। 220 रुपए पर शेयर आज की तारीख में बता रहा है, अभी तो डिमांड ठीक है ना, खराब नहीं है। फिर बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, एंकर लिस्ट आ चुकी है, काफी अच्छी आई है। टोटल ये 10,603 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है और 3,022 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं, मान सकते हैं करीब 30% के आसपास। तो इसके अंदर अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, ये कंपनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी एएमसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड, वाइटॉक, हेलियोस, कोटक, एक्सिस, आदित्य बिरला, डीएसपी, क्वांट, उसके अलावा एचएसबीसी, इन्वेस्को, एडलवेस, पीजीआईएम, तो इस तरह के कुछ नाम शामिल हैं। उसी के साथ अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो कैपिटल ग्रुप, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, सीएलएसए ग्लोबल, फिडिलिटी, जेपी मॉर्गन, गवर्नमेंट पेंशन फंड, ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स, अमुंडी, अबू धाबी, प्रूडेंशियल, जो कि प्रूडेंशियल इस कंपनी का भी पार्टनर है, सोशियल जनरल, इस तरह के कई बड़े नाम शामिल है एफआईएस लिस्ट के अंदर। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो भी शामिल है। मतलब ओवरऑल एंकर लिस्ट को देखिए तो काफी अच्छी है। एफआईएस के अंदर एक अच्छे इनफ नाम है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी अच्छी इनफ नाम है। तो लगभग इसकी एंकर लिस्ट को 8.5 रेटिंग आराम से दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी एंकर लिस्ट आई है। जीएमपी में देखा जाए तो आधा पॉइंट और एंकर लिस्ट में पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 1993 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 32 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। ये कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सिंपल भाषा में आपको लगभग सबको पता है। एएमसी इसको म्यूचुअल फंड कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है ना। एसेट मतलब पैसा मैनेज करती है ये लोगों का। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि हम पैसा लगाते हैं, वो ये मैनेज करते हैं, अलग अलग स्कीम्स, फंड वगैरह निकालते हैं, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, तो इनको ये मैनेज करते हैं। और एक तो इनका बड़ा काम है म्यूचुअल फंड का, ठीक है ना, और दूसरा काम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का। पोर्टफोलियो भी लोगों के मैनेज करती है, उसके अंदर भी अलग अलग इनकी स्कीम्स हैं, तो उसके तहत ये मतलब पोर्टफोलियो लोगों की मैनेज करती है। उसके अलावा इसके पास अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, एआईएफ जिसको बोलते हैं। अब देखा जाए तो ज्यादातर रेवेन्यू इसका म्यूचुअल फंड से ही आता है और इंडिया से भी देखा जाए तो ज्यादातर रेवेन्यू 98% इंडिया से आता है, बाकी बाहर से थोड़ा बहुत 2% जैसा ही मान के चल सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए एएमसी और म्यूचुअल फंड के अंदर अगर देखें तो एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है ये। आप सेकंड लार्जेस्ट ये तो फर्स्ट कौन सी आप ये पूछेंगे तो फर्स्ट है एसबीआई एएमसी, सबसे टॉप। मतलब मैंने देखा भी है एसबीआई के फंड्स काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो टॉप नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर है आईसीआईसीआई एएमसी, फिर थर्ड नंबर पर है एचडीएफसी एएमसी, फोर्थ पर निपॉन है, फिफ्थ पर है कोटक, सिक्स पर आदित्य बिरला। इस तरह से ईयूएम मतलब जिनके पास कितना एसेट है, तो एसबीआई के पास लगभग 11 लाख करोड़ से ऊपर का एसेट ये मैनेज करती है और आईसीआईसीआई 10 लाख करोड़ से ऊपर का एसेट मैनेज करती है। फिर इस तरह से नीचे नीचे आते जाते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिट है कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, टॉप लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात ये है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कीम्स है, मतलब इसके पास जो 143 स्कीम्स है, अगर देखा जाए इंडस्ट्री में लगभग सबसे ज्यादा है इसके पास म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है। 3 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर फैला हुआ है। इसकी टोटल 272 ऑफिसेज है। और अगर म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर देखा जाए तो मतलब जितने भी इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड सेल हो रहे हैं तो 13.3% का लगभग मार्केट शेयर इसके पास है। काफी अच्छी बात है। कंपनी तो काफी अच्छी नजर आ रही है। इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं।
तो फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं और सितंबर तक दिए गए हैं FY26 के। बट अभी हम पूरे साल के देखते हैं तो 2025 तक ही देखेंगे। तो अगर एसेट्स के अंदर देखें तो साल दर साल ग्रोथ है, बहुत बढ़िया अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1.5 टाइम से भी ज्यादा ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट के अंदर भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन निकाले तो 50% से ऊपर है हर साल। 2023 के अंदर 53%, 2024 के अंदर 54%, 2025 के अंदर 53%। मतलब एक आधा परसेंट ऊपर नीचे वो अलग चीज़ है, बाकी 50% मार्जिन होना भी बड़ी बात आती है ना। लगभग जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके मार्जिन ऐसे ही है 50%, 45% इसके आसपास, बहुत बढ़िया है। तो अब सोच लीजिए कि भाई म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है कितना कमीशन खाती है हमारा। अगर हम पर्टिकुलर खुद लगाएं और म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू लगाएं तो फर्क तो पड़ता है, वो अपनी फीस तो लेती है। भाई छोटी सी फीस होती है बट बहुत इनके लिए तो कमाई है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पैसा लगता है तो उनका परसेंटेज बनता है तो ये इनकी कमाई हो जाती है। बाकी नेटवर्थ में ग्रोथ है, रिजर्व्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली, 3900 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं इसके हाथ में और डेट है नहीं, डेट फ्री कंपनी है। तो मतलब एक आइडियल कंपनी आप इसको कह सकते हैं। कंपनी भी अच्छी, फाइनेंशियल्स भी अच्छे, ऐसी आइडियल कंपनियां बहुत कम देखने को मिलती है। जनरली म्यूचुअल फंड कंपनी में तो मैंने ऐसा ही देखने को मिला है, तो ये भी अच्छी कंपनी है। ROE और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 82.8%, बहुत ही बढ़िया। मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है कि भाई अच्छा अगर देखा जाए ROE ROC वगैरह 15% हो तो बढ़िया है, इसकी 82.8 बहुत बढ़िया है। अब इसकी वैल्यूएशंस देखें तो इसका PE है 40.4 का, 40.4 का। और अदर जो लिस्टेड पीयर्स हैं वो इसके रेवेन्यू के मामले में और AUM के मामले में सब छोटी कंपनियां हैं। एक ही बड़ी कंपनी है SBI AMC, वो लिस्टेड है नहीं, बाकी HDFC लिस्टेड है, निप्पॉन, UTI और आदित्य बिरला ये सब लिस्टेड है, ये सब इससे छोटी कंपनियां हैं। तो उनका PE 19.8 से 45.2 के बीच में और इसका है 40.4 का। तो देखा जाए तो ज़्यादा तो महंगी वैल्यूएशंस नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि सस्ती भी नहीं है, ठीक है ना। सस्ती करते तो ठीक रहता बट ज़्यादा महंगी भी नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगी अभी अगर आज की तारीख में देखें तो HDFC AMC थोड़ी नजर आ रही है। PE वाइज वैल्यूएशंस ठीक ही है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती भी नहीं है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 12 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया है 2061 रुपए से लेकर 2165 रुपए के बीच में 6 शेयर्स का ये लॉट है। मतलब इसके अंदर थोड़ा लग रहा है कि भाई हल्का फुल्का और सस्ता करते तो बढ़िया रहता। जो ये प्राइस बैंड है अगर 1800-1500 के बीच में होता तो बढ़िया रहता। बाकी अभी भी ये देखा इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है ना, इतनी भी ज़्यादा महंगी नज़र नहीं आ रही, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिएगा। मतलब इन्होंने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा, नॉर्मल मार्जिन रखा है। इश्यू साइज है 10,603 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा OFS है, क्योंकि कंपनी को देखते हो कंपनी को कोई पैसों की जरूरत नज़र नहीं आ रही है। और ये ICICI और प्रूडेंशियल दोनों के बीच में पार्टनरशिप है। पहले थी कि 51% ICICI के पास थी और 49% थी प्रूडेंशियल के पास। फिर क्या हुआ, IPO लाने से पहले इन्होंने क्या कर दिया कि भाई जो भी IPO के बाद ये 53% हो जाएगी ICICI बैंक की और 47% प्रूडेंशियल की। तो उसमें से 10% के आसपास वो सेल कर रही है प्रूडेंशियल, तो बाद में 37% प्रूडेंशियल की रह जाएगी। तो प्रमोटर की होल्डिंग ओवरऑल देखें तो पहले 100% है, बाद में 90% के आसपास हो जाएगी। तो 90% होगी तो 75% मिनिमम करना जरूरी होता है प्रमोटर की होल्डिंग। इस हिसाब से लग रहा है कि बाद में ये FPO लाएंगे या सेल तो करेंगे, मतलब लिस्टिंग होगी, अच्छा ये पोजीशन पर पहुंच जाएगा, उसके बाद और फायदा उठाएंगे ये। तो दिमाग लगाया प्रमोटर्स ने। बाकी इसका मार्केट कैप बनेगा 1 लाख करोड़ से ऊपर का, मतलब आप कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनी में कैटेगराइज हो जाएगी ये, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो जो ये ग्रोथ है आप सोच रहे हैं कि भाई एकदम से पैसा डबल हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। बट हाँ ये एक अच्छी कंपनी नज़र आ रही है इस हिसाब से। मतलब जो लार्ज कैप कंपनी इतना बड़ा मार्केट कैप है तो वो ग्रोथ जो है वो स्लो ही आ सकती है। एक स्मॉल कैप होती है कंपनी जिसका मार्केट कैप छोटा होता है तो उसमें ग्रोथ में टाइम नहीं लगता। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें अप्लाई करना नहीं करना, इसमें डबल होगा नहीं होगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक समझा रहा हूँ एग्जांपल के साथ कि इतना बड़ा मार्केट कैप है तो इस हिसाब से चलेगा। बाकी रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 19 दिसंबर को। तो ये है कंप्लीट IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस IPO में अप्लाई करें, नहीं करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैंने आपको कहा भी था सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। और GMP वगैरह के बारे में जो डिस्कस किया वो सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे नहीं रहना, ना ही इसके भरोसे डिसीजन बनाना। और मैं जो जानकारी दी है उसके भरोसे भी आपको डिसीजन नहीं बनाना, सिर्फ जानकारी मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर की है। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए कोई भी आप डिसीजन बनाइएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग इसके हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम 4 पैरामीटर्स नॉर्मली देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है GMP अंदाजा ही होता है बट देख लेते हैं। तो अभी GMP 10% के आसपास बता रही है। तो GMP हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो तो ठीक है, और अभी 10% है तो आधा पॉइंट इसके अंदर देते हैं। फिर एंकरलेस बहुत बढ़िया ही है, एंकरलेस में पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। वैल्यूएशंस ठीक है,
तो आधा पॉइंट वैल्यूएशंस में मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन तो अच्छा मिला है, आज की तारीख में पहले ही दिन सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला है, मतलब इतना बड़ा इशू साइज है उस हिसाब से अच्छा सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन में आधा पॉइंट आराम से दे सकते हैं। तो अगर टोटल काउंट करें 4 में से 2.5 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब देखा जाए तो न्यूट्रल से लेकर रिस्क फ्री ये जो पैरामीटर्स वो बन रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं करूँगा आप इसमें अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, ये पैरामीटर्स जो बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि एक कंपनी देखा जाए तो परफेक्ट आइडियल कंपनी नजर आ रही है, मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बिजनेस के अंदर टॉप लीडिंग सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़िया है 50% से ऊपर, मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस होता है 50% के प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, तो ये बढ़िया ही है। दूसरी चीज़ डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स भी है इसके हाथ में, मतलब कैश रिच कंपनी, एक आइडियल कंपनी कह सकते हैं। ROE 80% से ऊपर है, ये मतलब कितनी अच्छी बात होती है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, बाद में भले ही सेल करेंगे बट अभी तो अच्छी है, बहुत अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग है, तो एक परफेक्ट आइडियल कंपनी कह सकते हैं। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स भी निकालना जरूरी है। नेगेटिव्स ये है कि भाई वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती कर दे तो थोड़ा बढ़िया रहता। बाकी अभी भी देखा जाए तो ज़्यादा महंगी नहीं है बट ज़्यादा सस्ती वैल्यूएशंस नहीं है, ठीक है ना। चीज़ ये है कि भाई मार्केट में सस्ती चीज़ थोड़ी मिलती है तो बढ़िया लगता है, या रेट टू रेट मिलती है तो बढ़िया लगता है, हल्की सी महंगी पसंद नहीं आती। बाकी ऐसा नहीं है कि ये इस वैल्यूएशंस के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल कंक्लूजन वाइज देखें तो इस सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है। पिछला कैनरा HSBC का आया था जिसकी GMP वगैरह तो चल ही नहीं रही थी, बट उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बट वो छोटी कंपनी थी, ठीक है ना। ये काफ़ी बड़ी है, तो आप जो ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए भाई एकदम से बम्पर प्रॉफिट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप बड़ी कंपनी है तो थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता कि नज़र आ रही है, मतलब रिस्क की कंपनी नहीं नज़र आ रही, एकदम रिस्क फ्री कंपनी नज़र आ रही है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।